कॉलेज प्रवेश परीक्षा वाले दिन मैंने जानबूझकर हर सवाल का गलत जवाब लिखा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर पूरे अंक लाकर टॉपर नहीं बनना। इसलिए सबकी नज़रों से बचते हुए मैंने अपनी उत्तर पुस्तिका लगभग खाली छोड़ दी और शून्य अंक पाने का इंतजाम कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं परीक्षा कक्ष से बाहर निकला, स्कूल का सबसे लोकप्रिय लड़का विवान ओबेरॉय गुस्से में मेरी ओर बढ़ा। तुमने नकल की है। उसने बिना कुछ सुने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैं तुरंत महिला निरीक्षक और अपनी बचपन की दोस्त रिया मेहरा की ओर मुड़ा। मुझे पूरा यकीन था कि वे सच बताएंगी और मेरी बेगुनाही साबित करेंगी। लेकिन उन्होंने मेरी तरफदारी करने के बजाय स्कूल प्रशासन से कहा, ये इसकी पहली गलती है। कृपया इस पर दया कीजिए। इसे एक मौका और दे दीजिए। अगले साल फिर से परीक्षा देने दीजिए। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कोई गलती की ही नहीं थी, फिर दया किस बात की। लेकिन जनमत का दबाव इतना बढ़ चुका था कि मेरी एक भी बात किसी ने नहीं सुनी। कुछ ही घंटों में मैं पूरे शहर की नजरों में नकलची बन चुका था। हर कोई मुझसे नफरत करने लगा। मैं लाख कोशिश करता रहा, लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मेरे पास एक भी सबूत नहीं था। आखिरकार मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे दोबारा परीक्षा देने का अधिकार भी छीन लिया गया। जिंदगी भर के लिए मुझ पर सभी सरकारी परीक्षाओं में प्रतिबंध लगा दिया गया। मामला यहीं नहीं रुका। सोशल मीडिया पर लोगों ने मेरे परिवार की निजी जानकारी तक खोज निकाली। मेरे माता पिता को भी लोगों की गालियों और अपमान का सामना करना पड़ा। आखिरकार दोनों की नौकरियां चली गईं। जो लोग कभी सम्मान की जिंदगी जीते थे, वे देखते ही देखते बदनामी की दलदल में धकेल दिए गए। एक ही रात में उनके बाल सफेद हो गए। उनकी टूटी हुई आंखें आज भी मेरी यादों में जिंदा हैं। उधर मैं हर दिन अवसाद की गहराई में डूबता चला गया। फिर एक बर्फीली रात, जब पूरी दुनिया सफेद चादर में ढकी हुई थी, मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लेकिन जब दोबारा आंखें खुलीं, तो मैं हैरान रह गया। मैं फिर से उसी दुनिया में था। समय एक हफ्ता पीछे लौट चुका था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा शुरू होने में अभी पूरे 7 दिन बाकी थे। मैंने गहरी सांस ली। एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। विवान ओबेरॉय का निबंध शब्द शब्द मेरे जैसा कैसे हो सकता था? वह निबंध तो मैंने खुद लिखा था। वह मेरी मौलिक सोच थी। फिर मुझे ही चोर कैसे बना दिया गया? पिछले जन्म में परीक्षा से पहले ही विवान ओबेरॉय ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उसने इस बार का निबंध विषय पहले ही भांप लिया है। इतना ही नहीं, उसने उस विषय पर अपने विचार भी विस्तार से पोस्ट कर दिए थे। वह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई। जब परीक्षा में सचमुच वही विषय आया और मेरा उत्तर उससे हूबहू मिलता हुआ मिला, तो पूरे देश में हंगामा मच गया। शिक्षा विभाग ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने विवान के पास मौजूद सारे सबूतों की जांच की। सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया पोस्ट, हर चीज असली निकली। कहीं भी छेड़छाड़ का कोई निशान नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने फैसला सुना दिया। नकल मैंने की थी। उस दिन से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन इस बार मेरे पास एक हफ्ता था। अगर मुझे सच तक पहुंचना था तो शुरुआत विवान ओबेरॉय के सोशल मीडिया अकाउंट से करनी होगी। मैंने तुरंत उसका प्रोफाइल खोला। समय के हिसाब से उसे वह पोस्ट पहले ही डाल देनी चाहिए थी। जैसे ही उसकी नवीनतम पोस्ट मेरी स्क्रीन पर खुली, मैं पत्थर का हो गया। उसने वही निबंध विषय लिखा था जो मेरी बहन श्रेया राजपूत ने कुछ दिन पहले मुझे अभ्यास के लिए सुझाया था। लेकिन इससे भी बड़ा झटका अभी बाकी था। उस पोस्ट के नीचे विवान ने उस विषय पर अपने विचार भी लिखे थे। मैंने कांपते हाथों से उन्हें पढ़ा और मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक एक शब्द, एक एक तर्क, यहां तक कि उदाहरण भी सब कुछ मेरी रफ शीट पर लिखे नोट से हूबहू मिलता था। नीचे हजारों लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। कोई लिख रहा था, विवान सच में जीनियस है। कोई कह रहा था, अगर इस बार यही विषय आया तो इसकी दूरदर्शिता कमाल की है। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था। अगर विषय का अंदाजा लग जाना सिर्फ एक संयोग था, तो मेरे दिमाग में आए विचार भी उसके पास कैसे पहुंच गए? मेरे कमरे में मेरी पढ़ाई की मेज तक सिर्फ दो लोग आते थे, मेरी बहन श्रेया राजपूत और मेरी बचपन की दोस्त रिया मेहरा। ये सोचते ही मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। क्या क्या सचमुच उन्होंने ही मेरे नोट्स विवान तक पहुंचाए थे? मैं किसी भी हालत में इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। एक मेरी सगी बहन, दूसरी बचपन से साथ निभाने का वादा करने वाली लड़की।
क्या हमारे बीच का रिश्ता, सालों का भरोसा, सिर्फ 6 महीने पहले मिले विवान ओबेरॉय से भी कमजोर था? मैं बाथरूम में जाकर बैठ गया। पूरे 1 घंटे तक वहीं चुपचाप सोचता रहा। आखिरकार मैंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस बार मुझे पहले से पता था कि परीक्षा में कौन सा निबंध विषय आने वाला है, और पिछले जन्म की तरह मैं किसी भी कीमत पर फिर से फंसने वाला नहीं था। अध्याय: पिछले जन्म में मुझ पर साहित्यिक चोरी का आरोप इसलिए लगा था क्योंकि मैंने उसी विषय पर निबंध लिखा था जिसमें मेरी सबसे ज्यादा पकड़ थी। वह निबंध अच्छे अंक तो दिला सकता था, लेकिन पूरे अंक मिलना लगभग नामुमकिन था। इस बार मैंने एक बिल्कुल अलग फैसला लिया। मैं अपना पूरा निबंध शुद्ध संस्कृतनिष्ठ नहीं, बल्कि पारंपरिक शास्त्रीय शैली, क्लासिकल चीनी, में लिखूंगा। पिछले जन्म में विवान ओबेरॉय ने मेरा निबंध शब्द शब्द नकल कर लिया था, इसलिए इस बार मैं ऐसा निबंध लिखने वाला था जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सके, अंक चाहे जितने भी मिले। कम से कम इस बार कोई मुझ पर नकल का आरोप तो नहीं लगा पाएगा। लेकिन सच कहूं तो मैं खुद भी दुविधा में था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शास्त्रीय भाषा में निबंध लिखना बेहद मुश्किल था। जरा सी गलती पूरे भविष्य पर भारी पड़ सकती थी। उसी समय मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, श्रेया राजपूत। मैंने कॉल उठाई। आदित्य, तुम कहाँ गायब हो गए? रिया मेहरा तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई थी। तुम्हें कहीं नहीं पाया, इसलिए बहुत नाराज है। मैंने शांत लेकिन ठंडे स्वर में जवाब दिया, कुछ पढ़ाई का सामान लेने बाहर आया हूं, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। शास्त्रीय भाषा में निबंध लिखने वाली बात मैंने न श्रेया को बताई और न ही रिया को। आखिर पिछले जन्म में नकल की पूरी साजिश में सबसे ज्यादा शक इन्हीं दोनों पर था। मैं सीधा लाइब्रेरी के स्टडी रूम चला गया। मुझे अपना पूरा निबंध फिर से नए सिरे से तैयार करना था। वहां संदर्भ की किताबें भी आसानी से मिल जाती। कई घंटों तक लगातार लिखने के बाद मैंने थककर हाथ फैलाए और कुर्सी पर पीछे टिक गया। सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। अचानक मेरे मन में ख्याल आया, देखूं विवान ओबेरॉय अब क्या कर रहा है। लेकिन तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुला। अंदर श्रेया राजपूत और रिया मेहरा चली आईं। मैं चौंक गया। इन्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? अगले ही पल श्रेया ने मुस्कुराते हुए मेरे सामने गर्मागर्म टिफिन रख दिया। डर था कि पढ़ाई में ऐसे खो जाओगे कि खाना खाना ही भूल जाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं। रिया ने भी एक थर्मस मेरी ओर बढ़ाया। ताजा संतरे का जूस है, तुम्हारा पेट जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए इसे हल्का गर्म करके लाई हूं। दोनों के चेहरे बिल्कुल सच्चे लग रहे थे। उनकी आंखों में जरा भी बनावट नहीं थी। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वे मुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक पल के लिए मेरे मन में सवाल उठा, क्या मैं बेवजह उन पर शक कर रहा हूं? अगर ये दोनों नहीं, तो फिर मेरी हर बात विवान तक पहुंच कौन रहा था? मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, "वो तुम दोनों बिल्कुल सही समय पर आई हो। मुझे भी बहुत भूख लगी थी। मैं पहले हाथ धोकर आता हूं, फिर आराम से खाते हैं।" इतना कहकर मैं अपना मोबाइल उठाकर वॉशरूम की तरफ चल दिया, लेकिन अंदर जाकर किसी केबिन में नहीं गया। मैं सीधे वॉश बेसिन के सामने खड़ा हो गया। फिर मैंने तुरंत विवान ओबेरॉय का सोशल मीडिया अकाउंट खोला, और जैसा मुझे डर था वैसा ही हुआ। उसने अभी अभी एक नई पोस्ट डाली थी। क्या बदकिस्मती है, मैंने तो सबकी भलाई के लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा के निबंध का संभावित विषय शेयर किया था, लेकिन किसी ने मेरा पूरा आइडिया चुरा लिया। यहां तक कि मेरे निबंध का पूरा खाका भी शब्द शब्द कॉपी कर लिया। चाहे मेरा अनुमान सही निकले या नहीं, लेकिन किसी की मेहनत चुराना बेहद शर्मनाक हरकत है। उस पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी लगी थी। लाइब्रेरी का वही स्टडी रूम, और उसमें बैठा एक लड़का जिसकी सिर्फ पीठ दिखाई दे रही थी। लेकिन जो भी मुझे जानता था, वह एक नजर में पहचान जाता कि वह मैं ही था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह तस्वीर आखिर खींची किसने थी? तभी मैंने कमेंट सेक्शन खोला। किसी ने विवान से पूछा था, इस बार तुम निबंध किस शैली में लिखने वाले हो? विवान ने जवाब दिया, इस बार मैं शास्त्रीय भाषा में लिखने की सोच रहा हूं। मेरी सांस जैसे वहीं रुक गई। शास्त्रीय भाषा में निबंध लिखने का फैसला मैंने किसी को नहीं बताया था, किसी को भी नहीं। अगर सिर्फ विषय का अनुमान मिल जाना संयोग माना भी जाए, तो ये कैसे हो सकता है? विवान उस शैली में कभी अच्छा नहीं था। वह बिना वजह ऐसा जोखिम नहीं उठाता। इसका मतलब साफ था, मेरे आसपास कोई ऐसा इंसान था जो मेरी हर बात उसे बता रहा था। क्या वह श्रेया राजपूत थी? या
रिया मेहरा, या फिर दोनों मिलकर ये खेल खेल रही थीं? लेकिन क्यों? उन्हें इससे आखिर क्या मिलने वाला था? मैं इन्हीं सवालों में खोया हुआ था कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। आदित्य, किस सोच में डूबे हो? मैं बुरी तरह चौंक गया, पीछे मुड़कर देखा। वह श्रेया थी, उसके साथ रिया भी खड़ी थी। दोनों मुझे ढूंढते ढूंढते वॉशरूम तक आ गई थीं। शायद उन्हें चिंता हो रही थी कि मैं अभी तक वापस क्यों नहीं आया। मैंने घबराहट छिपाते हुए कहा, दीदी, आप दोनों पहले जाइए, मैं थोड़ी देर में आकर खा लूंगा। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रिया गुस्से से भड़क उठी। आदित्य राजपूत, हम इतनी दूर से तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं और तुम्हारा ये रवैया है? क्या तुम्हें लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? पिछले कुछ दिनों से तुम हम दोनों से दूरी बना रहे हो, हर बात पर शक करते हो। सच में नेकी का जमाना ही नहीं रहा। रिया की आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। उसी समय श्रेया ने जल्दी से बीच में आकर माहौल संभालने की कोशिश की। रिया, शांत हो जाओ। अध्याय श्रेया ने धीरे से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, रिया की जुबान भले ही तेज है लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। उसकी बातों का बुरा मत मानना। हमें पता है कि इन दिनों पढ़ाई का तुम्हारे ऊपर कितना दबाव है। मैं और रिया बस तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। मैंने तुरंत सिर हिलाया। दीदी, मुझे पता है कि आप दोनों मेरी भलाई के लिए ही इतना कर रही हैं। मैं कुछ पल रुका, फिर बोला, एक काम करते हैं, अगले कुछ दिनों के लिए मैं वापस स्कूल के हॉस्टल में ही रहने लगता हूं। इससे आपको बार बार मेरे लिए आने जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रिया ने आंखें घुमाई और तुनक कर बोली, मम, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी अब तुम्हारी सेवा करने का मेरा कोई शौक नहीं रहा। इतना कहकर उसने श्रेया का हाथ पकड़ा और दोनों स्टडी रूम से बाहर चली गईं। उनके जाते ही मैंने राहत की लंबी सांस ली। उस रात करीब 10:30 बजे मैं हॉस्टल वापस पहुंचा। कमरे में घुसते ही मैंने अपने रूममेट्स को किसी बात पर उत्साह से चर्चा करते हुए सुना। मैं पास जाकर देखने लगा। वे सभी एक तस्वीर देख रहे थे। तस्वीर में 3 लोगों के हाथ जूस के गिलास उठाकर आपस में चीयर्स कर रहे थे। नीचे कैप्शन लिखा था, मेरी बड़ी बहनों का प्यार। एक नजर देखते ही मेरा दिल बैठ गया। उन हाथों को मैं अच्छी तरह पहचानता था। वे हाथ श्रेया राजपूत और रिया मेहरा के थे। मैं कुछ पल तक स्क्रीन को घूरता रह गया। ये दोनों विवान ओबेरॉय के इतने करीब कब हो गईं और मुझे इसकी भनक तक कैसे नहीं लगी? मैंने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और तुरंत विवान ओबेरॉय का सोशल मीडिया अकाउंट खोला। पोस्ट के नीचे 2 कमेंट सबसे ऊपर दिखाई दिए। पहला, श्रेया राजपूत का, विवान, तुम हमेशा मेरे सपनों के राजकुमार रहोगे। दूसरा, रिया मेहरा का, चिंता मत करो विवान, तुम्हारी बड़ी बहन इस बार तुम्हें हर हाल में टॉपर बनाकर रहेगी। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता ही रह गया। मुझे लगा शायद मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। मैंने तुरंत पेज रिफ्रेश किया, लेकिन दोनों कमेंट गायब हो चुके थे। स्पष्ट था उन्होंने उन्हें डिलीट कर दिया था। अब मेरे मन में जरा भी शक नहीं बचा। विवान ओबेरॉय का इन दोनों से गहरा संबंध था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह सच जानने के बाद भी मेरे अंदर कोई तूफान नहीं उठा। शायद इसलिए क्योंकि अब मुझे पता चल चुका था कि असली समस्या कहां है। मैंने उसी पल तय कर लिया, परीक्षा होने तक मैं घर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अगर मैं उनके सामने ही नहीं पढ़ूंगा तो वे विवान तक मेरी कोई नई जानकारी भी नहीं पहुंचा पाएंगी। अब मुझे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना था, लेकिन किस्मत अभी भी मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा मेरा रूममेट करण वर्मा धीरे धीरे मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। वह चुपके से मेरी नोटबुक के पन्ने पलट रहा था। मैं एकदम उठ बैठा और जोर से चिल्लाया, करण, तुम क्या कर रहे हो? मेरी आवाज सुनते ही वह बुरी तरह घबरा गया। उसके हाथ से मेरी नोटबुक छूटकर जमीन पर गिर गई। वह गुस्से से बोला, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे सब पता है। नकल करने वाले इंसान के साथ एक ही कमरे में रहना मेरी बदकिस्मती है। हमने तो तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकाला, यही बहुत बड़ी मेहरबानी है, और ऊपर से तुम ही तमाशा कर रहे हो। मैं स्तब्ध रह गया। तभी मुझे सच्चाई समझ में आई। विवान ओबेरॉय ने जानबूझकर अपने लाखों फॉलोअर्स को मेरे बारे में जानकारी निकालने के लिए उकसाया था। कुछ ही घंटों में मेरी सारी निजी जानकारी इंटरनेट पर फैल चुकी थी। हर तरफ से गालियां आने लगीं। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट गंदे और अपमानजनक संदेशों से भर गए। इतना ही नहीं,
किसी ने मेरे ऑनलाइन मंगाए खाने के डिब्बे में एक मरा हुआ चूहा तक डाल दिया। मैं पूरी तरह टूट चुका था। आखिरकार मेरे पास एक ही रास्ता बचा। मैं सीधे अपनी क्लास टीचर के पास पहुंचा। पिछले जन्म में जब मुझ पर झूठा नकल का आरोप लगा था, तब पूरी क्लास में सिर्फ वही थीं जिन्होंने मेरे लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने मेरे साथियों को भी मेरे समर्थन में खड़ा किया था। हालांकि आखिर में हम हार गए थे, लेकिन इस समय दुनिया में वही अकेली इंसान थीं जिन पर मुझे भरोसा था। उन्होंने मेरी पूरी बात ध्यान से सुनी, फिर बिना एक पल गंवाए मेरे लिए स्कूल में एक अलग कमरा तैयार करवा दिया, जहां कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, पहले परीक्षा पर ध्यान दो, बाकी हर समस्या का सामना हम परीक्षा के बाद करेंगे। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद मेरा शास्त्रीय शैली में लिखा हुआ पूरा निबंध तैयार हो गया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे। मुझे बस उसी निबंध को उत्तर पुस्तिका में उतारना था। मैंने चैन की लंबी सांस ली। मुझे लगा अब शायद कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन अगले ही पल मेरा फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन खोली। विवान ओबेरॉय ने अभी अभी नई पोस्ट डाली थी। एक छोटा सा राज बताऊं, मेरा शास्त्रीय शैली वाला निबंध आखिरकार पूरा हो गया है। उसके साथ एक तस्वीर भी थी, हालांकि ज्यादातर हिस्सा धुंधला कर दिया गया था, लेकिन नीचे की आखिरी कुछ पंक्तियां साफ दिखाई दे रही थीं। मेरी नजर जैसे ही उन पंक्तियों पर पड़ी, मेरे पूरे शरीर से जैसे जान निकल गई। वो शब्द, वो पंक्तियां, वो अंत, सब कुछ मेरे अभी अभी लिखे हुए निबंध से शब्द शब्द मिलता था। और सबसे भयानक बात, उसकी पोस्ट मेरे नोट्स पूरे होने से 10 मिनट पहले अपलोड की गई थी। मेरे हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गईं। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। अगले ही पल मैं पूरी तरह टूट गया। गुस्से, बेबसी और दर्द में मैंने अपनी पूरी नोटबुक उठाई और उसे टुकड़े टुकड़े करके फाड़ डाला। मेरे मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या इस बार भी मैं उसी अंधेरे भविष्य से कभी नहीं बच पाऊंगा? अध्याय क्या मुझे दूसरा जीवन सिर्फ इसलिए मिला था ताकि एक बार फिर मेरी मेहनत चोरी हो जाए? यह सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। मैं लगातार सोचता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक मेरा फोन बजा। कॉल मेरी क्लास टीचर की थी। मैंने फोन उठाया। उनकी आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। आदित्य, तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी देनी है। तुम्हारा भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में सीधा एडमिशन हो गया है। अब तुम्हें कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही जैसे मेरे अंदर दोबारा जान लौट आई। मैं कुछ पल तक बिल्कुल चुप रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस जन्म में सब कुछ इतना अलग कैसे हो गया, लेकिन अब मुझे इसकी परवाह भी नहीं थी। जब बिना परीक्षा दिए ही मेरा दाखिला भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में हो चुका था, तो अब बारी थी विवान ओबेरॉय से हर उस दर्द का हिसाब लेने की जो उसने मुझे दिया था। मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरा एडमिशन पहले ही हो चुका है और मैं परीक्षा देने वाला नहीं हूं। परीक्षा से एक रात पहले मैंने अपना निबंध आखिरी बार फिर से तैयार किया। विवान ओबेरॉय को दूसरों की मेहनत चुराने का इतना ही शौक था, तो इस बार मैं उसे जी भरकर नकल करने दूंगा। आखिरकार परीक्षा का आखिरी दिन भी आ गया। घंटी बजते ही छात्र एक एक करके परीक्षा कक्ष से बाहर निकलने लगे। सबसे पहले बाहर आने वालों में विवान ओबेरॉय था। बाहर पहले से ही भारी भीड़ जमा थी। कई मीडिया रिपोर्टर और लाइव स्ट्रीम करने वाले क्रिएटर्स कैमरे लेकर खड़े थे। जैसे ही विवान बाहर निकला, सब लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। एक रिपोर्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको देखकर लग रहा है कि पेपर बहुत अच्छा गया है। क्या इस बार भी टॉप करने का पूरा भरोसा है? विवान कुछ बोलता, उससे पहले ही रिया मेहरा आगे बढ़ गई। उसने गर्व से कहा, बिल्कुल, हमारी क्लास का सबसे होनहार लड़का है विवान। इसने तो इस साल के निबंध का विषय भी पहले से बता दिया था। रिया की बात सुनते ही लाइव स्ट्रीम की चैट तारीफों से भर गई। लोग लगातार लिख रहे थे, कमाल का लड़का है, पक्का भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जाएगा, यही असली जीनियस है। विवान के चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। अचानक कई पुलिस अधिकारी तेजी से भीड़ चीरते हुए आगे आए। उन्होंने बिना समय गंवाए विवान को पकड़ लिया।
एक अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हारे खिलाफ अवैध देह व्यापार से जुड़े मामले में शिकायत दर्ज हुई है। तुम्हें पूछताछ के लिए हमारे साथ चलना होगा। यह सुनते ही विवान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। भीड़ में खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे। ये क्या हो गया? अरे, ये तो स्कूल का टॉपर था। क्या सच में इसने ऐसा किया है या फिर कोई इसे फंसा रहा है? लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि विवान इतना घबराया क्यों हुआ है, क्योंकि उसे अपनी सच्चाई पता थी। जब मुझे पता चला था कि मेरा दाखिला पहले ही हो चुका है, उसी दिन मेरा दिमाग पूरी तरह शांत हो गया था। मैंने पहली बार बिना घबराए विवान के बारे में सोचना शुरू किया। उसके माता पिता भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, लेकिन सिर्फ प्रोफेसर की तनख्वाह से कोई लड़का इतनी आलीशान जिंदगी नहीं जी सकता था। विवान की एक जैकेट ही लाखों की थी। उसकी घड़ी की कीमत 2 लाख से भी ज्यादा थी। यहां तक कि उसके मौजे भी महंगे विदेशी ब्रांड के होते थे। हर महीने उसका खर्च लगभग 10 लाख रुपए के बराबर बैठता था। तभी मुझे यकीन हो गया, वो जरूर कोई बड़ा राज छिपा रहा है। मैंने चुपचाप एक निजी जासूस की मदद ली, और हैरानी की बात, कुछ ही दिनों में सच मेरे सामने था। हर सप्ताहांत विवान एक बेहद अमीर रियल एस्टेट कारोबारी महिला के साथ घूमने जाता था। वही औरत उसके सारे महंगे शौक पूरे करती थी। उसी के पैसों से वह शाही जिंदगी जी रहा था। लेकिन सिर्फ पुलिस में शिकायत कर देना मेरे लिए काफी नहीं था। मैं चाहता था वह अपनी बर्बादी खुद अपने हाथों से लिखे। उसे दूसरों की मेहनत चुराने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने उसके लिए एक ऐसा जाल बिछाया जिससे निकलना उसके बस की बात नहीं थी। मैंने जानबूझकर अपना पूरा निबंध उसी शास्त्रीय शैली में लिखा, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा राज छिपा दिया जिसे कोई साधारण इंसान कभी समझ ही नहीं सकता था। पूरा निबंध एक गुप्त संदेश था, हर वाक्य का पहला शब्द मिलाकर पढ़ने पर खुद विवान ओबेरॉय का अपराध स्वीकार करने वाला बयान बनता था। यानी अगर वह मेरा निबंध चुराता तो अपनी ही उत्तर पुस्तिका में अब अपने सारे गंदे कारनामों का इकबाल जुर्म लिख देता। मैं चाहता था श्रेया राजपूत और रिया मेहरा भी अपनी आंखों से देखें कि जिसे वे आदर्श इंसान समझती थीं, असल में वह कितना गिरा हुआ आदमी था। उधर पुलिस विवान को अपने साथ ले जाने ही वाली थी। भीड़ की फुसफुसाहट सुनकर वह पूरी तरह बौखला गया। अचानक उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और जोर से चिल्लाया, मैं नहीं, ये सब इसने किया है। असली अपराधी आदित्य राजपूत है। उसकी चीख सुनते ही भीड़ में मौजूद हर इंसान की नजर एक साथ मेरी तरफ घूम गई, और उसी पल रिया मेहरा भी मेरी ओर तेजी से बढ़ी। अध्याय तभी रिया मेहरा तेजी से आगे बढ़ी और बिना एक पल घमवाए विवान ओबेरॉय के पक्ष में बोलने लगी। विवान एक प्रतिष्ठित शिक्षित परिवार से आता है। उसके माता पिता भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। वह कभी इतना घटिया काम कर ही नहीं सकता। उसने मेरी तरफ उंगली उठाते हुए कहा, लेकिन आदित्य राजपूत, इसकी कोई नैतिक सीमा ही नहीं है। इसने पहले विवान का निबंध चुराया और अब उसी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। असल में यह विवान से जलता है, इसलिए बदला लेने के लिए यह सब कर रहा है। उसी समय बाकी परीक्षार्थी भी स्कूल के गेट से बाहर निकलने लगे। उनमें श्रेया राजपूत भी थी। जैसे ही उसने सुना कि विवान पर देह व्यापार में शामिल होने का आरोप लगा है, उसका चेहरा एकदम बदल गया। वह तुरंत चिल्लाई, यह झूठ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कोई विवान को फंसा रहा है। उसने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, मैं अपनी इज्जत और अपने करियर की कसम खाकर कहती हूं, विवान ओबेरॉय ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। फिर उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। आदित्य राजपूत, यही सब तुमने किया है ना? तुम्हें इस बात की जलन है कि मैं और रिया अब विवान के करीब हैं, इसीलिए तुम उससे बदला लेना चाहते हो। परीक्षा से एक हफ्ते पहले से ही तुम्हारी हरकतें अजीब थीं। तुमने जरूर चोरी छिपे विवान का तैयार किया हुआ निबंध पढ़ लिया होगा। फिर परीक्षा में उसी की नकल करने का प्लान बनाया। इतना सब होने के बाद भी विवान ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम उल्टा उसी पर झूठे आरोप लगा रहे हो। सच कहूं तो आज मुझे तुम पर जिंदगी में सबसे ज्यादा शर्म आ रही है।
मैंने श्रेया और रिया की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था मानो मैं पहली बार इन दोनों को देख रहा हूं इस जन्म में। उन्होंने जितनी जल्दी मेरा साथ छोड़ा था वो पिछले जन्म से भी ज्यादा दर्दनाक था। मैं बिना कुछ बोले उनके सामने गया और छटाक। पहला थप्पड़ श्रेया के गाल पर पड़ा। छटाक। दूसरा थप्पड़ रिया के चेहरे पर। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैंने ठंडी आवाज में कहा, श्रेया, रिया, तुम दोनों बार बार कह रही हो कि मैंने विवान ओबेरॉय का निबंध चुराया, तो सबूत कहां है? याद रखो, झूठा आरोप लगाना भी कानूनन अपराध होता है। रिया गुस्से से कांप उठी। उसने तुरंत मुझे भी जोरदार थप्पड़ मार दिया। निबंध तो साफ साफ विवान से चुराया गया था, ऊपर से तुम हमें ही मार रहे हो। आखिर खुद को समझते क्या हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया। वह मुस्कान ठंडी थी और डर पैदा करने वाली भी। रिया, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैंने विवान का निबंध चुराया है? रिया ने बिना झिझके कहा। मुझे पूरा भरोसा है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, अगर यह साबित हो गया कि मैंने नकल नहीं की तो तुम दोनों सबके सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगोगी। रिया ने ठुड्डी ऊंची करते हुए जवाब दिया, जरूर। क्लासरूम का सीसीटीवी सब सच बता देगा। रिया ने तुरंत श्रेया से कहा, जल्दी परीक्षा कक्ष की रिकॉर्डिंग निकालो, सबको सच पता चल जाएगा। श्रेया ने रिकॉर्डिंग निकाल ली, लेकिन जैसे ही उसने वीडियो चलाया वह पत्थर की तरह वहीं जम गई। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। रिया ने झल्लाकर मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया, लेकिन वीडियो देखते ही उसकी भी सांस अटक गई, क्योंकि रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा था कि पहले पेपर से लेकर आखिरी पेपर तक मैंने अपनी उत्तर पुस्तिका में एक भी शब्द नहीं लिखा था। मैंने हर विषय में खाली कॉपी जमा की थी। जब मुझे भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में सीधे प्रवेश मिलने की खबर मिली थी तो सबसे पहले मेरे मन में यही आया था, कॉलेज प्रवेश परीक्षा ही छोड़ दूं। अगर मैं परीक्षा ही नहीं दूंगा तो विवान मेरी नकल कैसे करेगा? लेकिन कुछ देर बाद मैंने अपना विचार बदल दिया, क्योंकि रिया मेहरा उसी परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी थी और श्रेया राजपूत वहीं परीक्षा निरीक्षक थी। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं परीक्षा नहीं दे रहा तो वे जरूर शक करने लगती। इसलिए मैंने अपनी क्लास टीचर से सलाह ली। मैंने पूछा, क्या मैं परीक्षा में सिर्फ खाली कॉपी जमा कर सकता हूं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल कर सकते हो। अगर तुम्हें बोरियत नहीं होगी तो तुम्हारा सीधा एडमिशन पहले ही पक्का हो चुका है। अब तुम चाहे जो करो, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। जैसे ही सबको पता चला कि मैंने हर पेपर खाली छोड़ा था, श्रेया, रिया और विवान तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। इस बीच वहां लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। कई लाइव स्ट्रीम्स पर लाखों लोग यह सब देख रहे थे और उनके कमेंट पहले से भी ज्यादा तीखे थे। वाह, तो यह है वो महान टॉपर, ऊपर से शरीफ बनने का नाटक और अंदर से इतना गंदा इंसान। अपने ही सहपाठी को फंसाने की साजिश, और वो परीक्षा निरीक्षक। सगी बहन होकर अपने छोटे भाई के खिलाफ खड़ी हो गई। ऐसी बहन भी होती है क्या? सच में आज इंसानियत का सबसे बदसूरत चेहरा देख लिया। एक और कमेंट आया, मैंने 2 दिन पहले नकल वाला मामला इंटरनेट पर देखा था। यह विवान ओबेरॉय शुरू से ही नकली टॉपर बनकर घूम रहा था। उसने जानबूझकर लोगों को उस लड़के की निजी जानकारी फैलाने के लिए उकसाया था। लेकिन मेरा एक रिश्तेदार इसी स्कूल में काम करता है। उसने बताया कि जिस छात्र को विवान ने फंसाया था उसे तो पहले ही भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में सीधा प्रवेश मिल चुका था। अध्याय उस लाइव स्ट्रीम का वह कमेंट पढ़ते ही श्रेया राजपूत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अविश्वास से मेरी तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोली, आदित्य, तुम्हारा भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पहले ही एडमिशन हो चुका था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं हर दिन तुम्हारी कॉलेज प्रवेश परीक्षा की चिंता में इधर उधर भागती रही। क्या तुम्हें मेरा यूं परेशान होना देखकर मजा आ रहा था? तभी रिया मेहरा भी गुस्से में बोल पड़ी, बिल्कुल। आदित्य, तुम पूरे समय ऐसे बर्ताव करते रहे जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। मैं हर रोज तुम्हारे लिए अपने हाथों से चिकन सूप बनाकर लाती रही।
लगता है सच में मेरी ही आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था। मैं उनकी बातें सुनकर बस ठंडी सी हंसी हंसा, फिर शांत लेकिन चुभती हुई आवाज में बोला, सचमुच तुम दोनों मेरी चिंता कर रही थी, या फिर असल में तुम्हारी चिंता विवान ओबेरॉय के लिए थी? इस सवाल का जवाब तुम दोनों मुझसे कहीं बेहतर जानती हो। मेरी परीक्षा की चिंता करने का नाटक दरअसल विवान के लिए रास्ता साफ करने का जरिया था। एक ही चाल में तुम दोनों दो निशाने साध रही थीं। मेरी बात सुनते ही श्रेया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह झुंझलाकर बोली, मान लो अगर ऐसा था भी, फिर भी तुम्हें विवान पर ऐसा घिनौना आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। तुम जानते भी हो किसी आदमी की इज्जत कितनी बड़ी चीज होती है। अगर विवान ने तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दिया तो? ये सुनते ही विवान ओबेरॉय की आंखें लाल हो गईं। वह तुरंत श्रेया के पीछे छिपते हुए बोला, दीदी, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। आदित्य मुझे फंसा रहा है। आप ही मेरी बेगुनाही साबित कीजिए। इतना कहकर वह पुलिस अधिकारी के पास भागा और उसकी बांह पकड़ ली। सर, मैं निर्दोष हूं। अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो आदित्य को भी साथ ले चलिए। पुलिस अधिकारी ने सख्ती से उसका हाथ झटक दिया, फिर ठंडी आवाज में कहा, हम किसी को बिना सबूत गिरफ्तार नहीं करते। तुम्हें इसीलिए पकड़ा गया है क्योंकि हमारे पास पक्के सबूत हैं। हम सिर्फ तुम्हारी इज्जत का थोड़ा ख्याल रखना चाहते थे। लेकिन अगर तुम्हें तमाशा करना ही है तो फिर हमें भी कोई आपत्ति नहीं। यह सुनते ही विवान के चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया। दूसरा जीवन मिलने के बाद जब मैंने पिछले जन्म की सारी बातें याद कीं, तब मुझे समझ आया कि विवान सिर्फ निर्दयी ही नहीं था, वह बेहद मूर्ख भी था। उसने जितने भी गंदे काम किए थे या उन्हें वह छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। इसलिए जब मैंने उसकी जांच करवाई तो हर सबूत कुछ ही समय में मेरे सामने आ गया। एक कहावत है, जो सबूत मांगता है उसे सबूत मिल भी जाता है। यही हाल विवान का था। मैंने उसके खिलाफ मिले सारे सबूत इकट्ठा किए और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से पहले सब कुछ उन्हें सौंप दिया। कोई भी समझदार इंसान यह बात आसानी से समझ सकता था, लेकिन विवान इतना अहंकारी था कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह सबके सामने खुद अपनी बेइज्जती करवा रहा है। उसे तमाशा करना था और मुझे भी उसी का इंतजार था। कुछ ही देर बाद पुलिस ने उसके और उस अमीर रियल एस्टेट व्यवसायी महिला के बीच के सारे सबूत सबके सामने रख दिए। तस्वीरें, होटल के रिकॉर्ड, लेन देन का पूरा हिसाब, सब कुछ। विवान का चेहरा कभी लाल पड़ता तो कभी सफेद। आखिरकार उसकी सारी अकड़ टूट गई। वह लगभग रोते हुए पुलिस से बोला, सर, कृपया मुझे यहां से जल्दी ले चलिए। अब उसमें भीड़ का सामना करने की हिम्मत नहीं बची थी। पुलिस उसे अपने साथ लेकर चली गई। उसके पीछे पीछे श्रेया राजपूत और रिया मेहरा भी चली गईं। मैं वहीं खड़ा उन्हें दूर जाते हुए देखता रहा। मेरे दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी। पिछले जन्म में विवान ने मुझे जो जो दर्द दिया था, आज उसकी पहली कीमत उसने चुका दी थी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। विवान के जाते ही भीड़ का रुख अचानक मेरी तरफ मुड़ गया। यहां तक कि सारे लाइव स्ट्रीमर भी अपने कैमरे मेरी तरफ घुमा चुके थे। एक रिपोर्टर ने उत्साह से पूछा, तो आप ही इस साल के वो रहस्यमयी छात्र हैं जिन्हें सीधे भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला है? आपने अपनी पहचान इतनी गुप्त कैसे रखी? दूसरा रिपोर्टर बोला, सच में टॉपर लोग अलग ही होते हैं। आप सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, समझदारी में भी सबसे आगे हैं। जब आप पर झूठा आरोप लगा तब आपने जिस तरह बिना शोर शराबे के खुद को निर्दोष साबित किया, वह काबिल तारीफ है। तभी भीड़ में से किसी ने पूछा, क्या वो परीक्षा निरीक्षक सच में आपकी सगी बहन थी? आखिर कोई बहन अपने ही छोटे भाई के खिलाफ कैसे खड़ी हो सकती है? दूसरे ने ताना मारा, ऐसी बहन होने से तो अच्छा है कि कोई बहन ही ना हो। तीसरा बोला, और जो लड़की तुम्हें सबसे ज्यादा अपमानित कर रही थी वही तुम्हारी बचपन की दोस्त भी निकली। यार, तुम्हारी किस्मत सच में बहुत खराब रही। तुम्हारे आसपास तो सिर्फ धोखेबाज लोग ही थे। उन लोगों की बातें सुनते सुनते अचानक मुझे अपना पिछला जन्म याद आ गया।
जब विवान ओबेरॉय ने मुझ पर नकल का झूठा आरोप लगाया था, तब हर बार घर से बाहर निकलते ही मुझे भी ठीक ऐसी ही भीड़ का सामना करना पड़ता था। बस एक फर्क था, पिछले जन्म में हर तरफ से मुझे गालियां मिलती थीं और इस जन्म में वही लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। लेकिन मेरे दिल में खुशी नहीं थी, सिर्फ एक गहरा दर्द था, क्योंकि मैं समझ चुका था तमाशा देखने वाली भीड़ कभी सच के साथ नहीं होती। वह हमेशा उसी के साथ खड़ी होती है जिसकी आवाज उस पल सबसे ऊंची होती है। अध्याय भीड़ कभी सच जानने की कोशिश नहीं करती। उसे न सबूतों से मतलब होता है, न सच्चाई से। वह बस वही मान लेती है जो ज्यादातर लोग कह रहे होते हैं। दिखावे के आधार पर फैसले सुनाना, यही उसकी सबसे बड़ी आदत होती है। पिछले जन्म में इसी सोच ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और इस जन्म में मैंने उसी सोच को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। लेकिन भीड़ की बातों ने मेरे मन में एक नया सवाल भी खड़ा कर दिया। रिया का बदल जाना मैं किसी हद तक समझ सकता था। आखिर विवान ओबेरॉय खूबसूरत था, अमीर था, ऊंचे परिवार से था, ऊपर से सबकी नजरों में आदर्श छात्र भी। ऐसे इंसान की तरफ उसका झुक जाना शायद स्वाभाविक था। लेकिन श्रेया राजपूत, वह ऐसा क्यों कर रही थी? क्या क्या सचमुच वह मेरी सगी बहन थी भी या नहीं? ये ख्याल आते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं तुरंत घर लौट आया। श्रेया के आने से पहले मैं चुपचाप उसके कमरे में गया। उसके बिस्तर से मुझे एक बाल मिला जिसकी जड़ भी सलामत थी। मैंने सावधानी से उसे उठाया और बिना किसी को बताए सीधे डीएनए जांच केंद्र पहुंच गया। उस पल मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी बहुत बड़े सच के दरवाजे तक पहुंच चुका हूं। उधर विवान ओबेरॉय के मामले की जांच चल रही थी। पुलिस ने मेरा बयान दर्ज करने के लिए मुझे बुलाया। मेरा बयान एक उम्रदराज पुलिस अधिकारी ने लिया। उनके चेहरे पर वर्षों का अनुभव साफ दिखाई देता था। वे बेहद शांत, धैर्यवान और हर छोटी बात पर ध्यान देने वाले इंसान थे। पूछताछ पूरी होने के बाद मैंने उनसे अपने मन का सबसे बड़ा सवाल साझा किया। वह सवाल जो पिछले जन्म से लेकर इस जन्म तक मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैंने उनसे कहा, सर, विवान गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि उसे मेरी हर बात पहले से कैसे पता चल जाती थी। उसे मेरा निबंध, मेरे नोट्स, यहां तक कि मेरे विचार तक कैसे मिल जाते थे। मैंने उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी सुना दी। वे कुछ देर तक चुपचाप सोचते रहे, फिर अचानक उठे और मेरे स्टडी रूम में चारों तरफ ध्यान से देखने लगे। कुछ मिनट बाद उनकी नजर मेरे चेहरे पर टिक गई। फिर उन्होंने पूछा, बेटा, जरा अपना चश्मा उतारोगे? मैंने बिना कुछ सोचे चश्मा उतारकर उन्हें दे दिया। उन्होंने चश्मे को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। कुछ देर बाद उनकी भौहें सिकुड़ गईं। फिर अचानक उनके चेहरे पर ऐसा भाव आया मानो उन्हें सारी पहेली का जवाब मिल गया हो। वे धीमे से बोले, अच्छा, तो असली खेल ये था। मैं अब भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। मेरे चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने जेब से एक बेहद छोटा टूल किट निकाला। उसमें से बाल से भी पतला एक नन्हा स्क्रू ड्राइवर निकाला। धीरे धीरे उन्होंने मेरे चश्मे के अगले हिस्से का एक छोटा सा स्क्रू खोला। फिर उन्होंने उसके अंदर से बेहद पतले तारों का एक गुच्छा बाहर निकाला, और उसके साथ एक इतना छोटा छिपा हुआ कैमरा निकला कि उसे देखकर मेरी सांस ही रुक गई। वह कैमरा इतना सूक्ष्म था कि स्क्रू के अंदर पूरी तरह छिपा हुआ था। अगर कोई बहुत ध्यान से भी देखता तो भी शायद उसे कभी नहीं पहचान पाता। मैं स्तब्ध रह गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। बुजुर्ग पुलिस अधिकारी मुस्कुराए और बोले, हैरान मत हो, तुम्हारा इसे न पहचान पाना बिल्कुल स्वाभाविक है। आम लोगों को ऐसी चीजें कभी देखने को नहीं मिलती। यहां तक कि पुलिस विभाग में भी बहुत कम लोग इसे पहचानते हैं। उन्होंने कैमरे को अपनी हथेली पर रखते हुए कहा, उफ, यह बहुत उन्नत तकनीक वाला जासूसी उपकरण है। इसे अक्सर खुफिया एजेंसियों के लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने पुलिस की नौकरी में कई जासूस पकड़े हैं, इसलिए इस तरह के उपकरण पहले भी देख चुका हूं। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए आगे कहा, इसके आकार को देखकर धोखा मत खाना। यह सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करता, बल्कि तुम्हारी लोकेशन भी लगातार ट्रैक कर सकता है।
उनकी बात सुनते ही मेरे दिमाग की सारी गुत्थियां एक साथ सुलझ गईं। अब सब कुछ समझ आ गया था। इसीलिए श्रेया राजपूत को हमेशा पता चल जाता था कि मैं कहाँ हूं। मेरी हर हरकत, हर बात, हर योजना, सब कुछ उस कैमरे के जरिए उसके पास पहुंच रहा था। अचानक मुझे 1 महीना पुरानी घटना याद आई। उस दिन श्रेया जबरदस्ती मुझे वॉलीबॉल खेलने ले गई थी। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उसकी जिद के आगे मुझे मानना पड़ा। खेल शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि उसने गेंद इतनी जोर से मारी कि वह सीधे मेरे माथे पर आकर लगी। मेरा चश्मा पूरी तरह टेढ़ा हो गया। वह बार बार माफी मांगने लगी, फिर जिद करके मुझे नया चश्मा खरीद कर दिया। हालांकि उस समय मैं नाराज था, लेकिन नया फ्रेम बहुत सुंदर था। मैंने बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखने पर समझ आया, उसी दिन से श्रेया ने मेरे खिलाफ अपनी पूरी साजिश की शुरुआत कर दी थी। ये सोचते ही मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो इंसान हर दिन मेरे साथ एक ही घर में रहता था, वही सबसे बड़ा गद्दार निकलेगा। मैंने बिना देर किए उस छिपे हुए कैमरे और बाकी सारे सबूत स्कूल प्रशासन को सौंप दिए। पिछले जन्म में जब मुझ पर झूठा नकल का आरोप लगा था, तो मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था। मुझे दोबारा कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने तक से रोक दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला था। इस बार मैं किसी भी कीमत पर विवान ओबेरॉय को इतनी आसानी से बचकर नहीं जाने देता। मैं देखना चाहता था अब उसकी जिंदगी दोबारा कैसे पटरी पर लौटती है। अध्याय पिछले जन्म में मुझ पर नकलची होने का जो झूठा दाग लगाया गया था, इस बार मैं वही दाग विवान ओबेरॉय के माथे पर हमेशा के लिए छोड़ना चाहता था। लेकिन सिर्फ फिर वही नहीं, इस पूरी साजिश की दूसरी सबसे बड़ी खिलाड़ी श्रेया राजपूत भी इतनी आसानी से बचकर नहीं जाने वाली थी। मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। उसमें विस्तार से लिखा कि किस तरह श्रेया ने विवान की मदद की, मेरी हर जानकारी उसे पहुंचाई और पूरी साजिश में बराबर की साझेदार रही। फिर वह रिपोर्ट मैंने बिना अपना नाम बताए सीधे भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासन को भेज दी। श्रेया को सबसे ज्यादा गर्व किस बात पर था? यही कि वह भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में टीचिंग असिस्टेंट थी। इसलिए मैंने तय कर लिया था कि सबसे पहले उसी गर्व को उससे छीनूंगा। जिस चीज पर उसे सबसे ज्यादा अभिमान था, उसी को नष्ट कर दूंगा, ताकि उसे भी समझ आए सब कुछ खो देने का दर्द कैसा होता है। जब सारे काम पूरे हो गए, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सीने से वर्षों पुराना बोझ उतर गया हो। उधर श्रेया पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी और इधर मैंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। मेरा भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला पहले ही हो चुका था। उसी खुशी में शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ने मुझे 5 लाख युआन का नकद पुरस्कार दिया। उसी दिन मैंने उनमें से 3 लाख युआन खर्च करके एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया। अब वही मेरा नया घर था। मैं उस पुराने घर में एक पल भी और नहीं रहना चाहता था। जब मैंने अपना सामान पैक किया कि तो एक अजीब बात समझ आई। मेरी पूरी जिंदगी का सामान सिर्फ एक सूटकेस में समा गया, और वह भी पूरा नहीं भरा। ये देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी टीस उठी। बाकी बचे पैसे मैंने अपनी पढ़ाई के लिए अलग रख दिए। फिर लगातार 3 साल तक परीक्षा की तैयारी में झोंक देने के बाद मैं कुछ दिनों के लिए घूमने निकल गया। कुछ दिन बाद जब मैं वापस लौटा, तो अपनी क्लास टीचर के लिए यात्रा की एक छोटी सी यादगार भेंट लेकर स्कूल पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैं उनके कमरे से बाहर निकला, मेरे सामने श्रेया राजपूत आकर खड़ी हो गई। एक पल के लिए मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। वह पहले से बहुत दुबली हो चुकी थी। चेहरा पूरी तरह थका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, आंखें पूरी तरह लाल थीं, मानो कई रातों से सोई ही ना हो। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और लगभग घसीटते हुए मुझे पास वाले स्टोर रूम में ले गई। अंदर पहुंचते ही उसने मेरे कॉलर को कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। आदित्य, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तुम्हें पता भी है मैं कितनी परेशान थी। मैंने आंखें घुमाई और ठंडे स्वर में कहा, सच में? मेरी चिंता थी, या फिर तुम चाहती थीं कि मैं किसी तरह विवान ओबेरॉय को बचा लूं? मेरी बात सुनते ही श्रेया जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। कुछ पल बाद उसने धीमी आवाज में कहा, आदित्य, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं तुम्हारी सगी बहन हूं। हम दोनों के शरीर में एक ही खून दौड़ता है। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता थी। मैंने गहरी सांस ली,
फिर शांत स्वर में बोला, अच्छा, अब तो तुम देख चुकी हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो अब मेरा हाथ छोड़ दोगी? मैंने उसका हाथ हटाया और बाहर निकलने लगा, लेकिन उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक रहे थे। मैं दीवार से टिक गया। कहो, क्या चाहती हो? काफी देर चुप रहने के बाद उसने आखिरकार कहा, एक बात है जो तुम्हें आज तक नहीं पता। विवान ओबेरॉय मेरे रिसर्च गाइड का बेटा है। मैंने अपने गाइड से वादा किया था कि मैं हमेशा उसका ध्यान रखूंगी, लेकिन अब उस पर इतना बड़ा आरोप लग गया है। वह हर दिन मर जाने की बातें करता है। आदित्य, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? मैंने भौंच उठाई। कैसी मदद? उसे लगा शायद मैं मान गया हूं। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। वह जल्दी जल्दी बोली, बस इतना कह दो कि परीक्षा में विवान ने जो निबंध लिखा था, असल में वो तुमने लिखा था और तुम सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहे थे। फिर सबके सामने यह भी कह देना कि विवान ने कभी तुम्हारी नकल नहीं की। जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक मजाक था। मेरे मुंह से ठंडी हंसी निकल गई। श्रेया, क्या तुम सच में ये बात कह रही हो? उसने बिना झिझके सिर हिला दिया। मेरे अंदर दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। मैं ऊंची आवाज में बोला, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका मतलब होगा कि मैंने पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज कराई थी? झूठी एफआईआर दर्ज कराना अपराध होता है? उसका रिकॉर्ड पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगा। मैं कभी सरकारी नौकरी तक नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम ये सब जानती हो? श्रेया कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, आदित्य, तुम्हारा तो पहले ही भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला हो चुका है, लेकिन विवान, उसने सब कुछ खो दिया है। क्या तुम एक बार उसकी मदद नहीं कर सकते? बचपन से लेकर आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। बस इस बार मेरी बात मान लो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। मैं कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखने लगा, फिर धीरे से बोला, अभी तुमने कहा कि तुम मेरी बहन हो, लेकिन क्या तुम सच में मेरी बहन हो भी, या फिर असल में तुम विवान ओबेरॉय की बहन हो? यह सुनते ही श्रेया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो घबराकर बोली, आदित्य, ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डीएनए रिपोर्ट आने के बाद मुझे भी सब समझ आ गया। रिपोर्ट देखकर मुझे हैरानी तो हुई अब, लेकिन झटका नहीं लगा, क्योंकि श्रेया राजपूत सचमुच मेरी सगी बहन नहीं थी। लेकिन मेरे दिल ने कहा, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैंने चुपचाप लोगों से उसकी भी जांच करवाई, और जो सच मेरे सामने आया उसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। असलियत यह थी कि विवान ओबेरॉय श्रेया का सगा छोटा भाई था, और मैं उन दोनों प्रोफेसरों का असली बेटा था जो भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। सालों पहले मेरी असली माँ और श्रेया की जैविक माँ के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी? उस सच का दरवाजा अब धीरे धीरे खुलने वाला था। मेरी असली माँ और श्रेया राजपूत की जैविक माँ ने एक ही अस्पताल के एक ही प्रसूति कक्ष में बच्चों को जन्म दिया था। दोनों बच्चों का जन्म एक ही समय हुआ, लेकिन उनके परिवारों के बीच का फर्क आसमान और जमीन जैसा था। ओबेरॉय परिवार एक प्रतिष्ठित, शिक्षित और बेहद संपन्न परिवार था। उनका उठना बैठना समाज के सबसे प्रभावशाली लोगों के साथ था। ऐसे घर में जन्म लेने वाला बच्चा स्वाभाविक रूप से हर सुख सुविधा और प्यार पाता। वहीं राजपूत परिवार एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था। न कोई खास दौलत, न कोई बड़ा रसूख। वे अपने बच्चे को सीमित सुविधाएं ही दे सकते थे। उस समय श्रेया राजपूत अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी। वह चाहती थी कि उसका भाई सबसे अच्छी जिंदगी जिए। इसी चाहत में उसने एक ऐसा अपराध किया जिसने कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। उसने चोरी छिपे मेरे और विवान ओबेरॉय को बदल दिया। उस एक पल में अब मैं एक प्रतिष्ठित और अमीर परिवार का बेटा होते हुए भी एक साधारण परिवार में पहुंच गया, और विवान ओबेरॉय मेरी जगह लेकर उस आलीशान जिंदगी का मालिक बन गया। उस दिन हम दोनों की किस्मतें बदल दी गई थीं, लेकिन
खून अपना असर दिखा ही देता है। मेरे असली माता पिता की बुद्धिमत्ता मेरे अंदर थी, इसीलिए मैं बचपन से ही पढ़ाई में सबसे आगे रहता था। पड़ोसी अक्सर कहते थे, आदित्य बिल्कुल राजपूत परिवार का बच्चा नहीं लगता। मैं उस समय इसे तारीफ समझकर मुस्कुरा देता था। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं सचमुच उस परिवार का बेटा नहीं हूं। अब जब श्रेया को समझ आ गया कि मुझे अपने जन्म का पूरा सच पता चल चुका है, तो उसकी आंखों में अचानक एक खतरनाक चमक उभर आई। उसकी नजरें ऐसी थीं मानो वह मुझे हमेशा के लिए चुप करा देना चाहती हो। लेकिन मैं पहले ही उसकी हर चाल समझ चुका था। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या बात है दीदी? क्या अब मुझे हमेशा के लिए खामोश कर देने का इरादा है? इतना कहकर मैंने अपना मोबाइल निकाला और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चला दी। ये रिकॉर्डिंग मैंने पहले ही विवान ओबेरॉय के पास गुप्त रूप से लगाए गए रिकॉर्डर से हासिल की थी। मोबाइल से विवान की आवाज़ गूंजने लगी। ये श्रेया कितनी परेशान करने वाली है, और वो रिया उससे भी ज़्यादा। क्या उन्हें सच में लगता है कि मैं उन्हें अपनी असली बहन मानता हूं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं उसे दीदी कह देता हूं? क्या मजाक है। मेरे लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पिता का पालतू कुत्ता है जो सिर्फ मेरा कहा मानता है। वो तो बस मेरे सहारे ऊंचे समाज में पहुंचना चाहती है। पहले उसे आईने में अपनी औकात देख लेनी चाहिए। और वो रिया, वो भी उतनी ही परेशान करने वाली है। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जिन्हें अपनी सीमाएं नहीं पता होती। अगर उन दोनों ने मुझे कॉलेज प्रवेश परीक्षा का टॉपर बनाने का वादा ना किया होता, तो मैं उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही श्रेया का चेहरा लाल से सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में जो हत्या करने का इरादा था, वह पल भर में गायब हो गया। अब वहां सिर्फ गुस्सा और गहरा अपमान बचा था। मुझे समझते देर नहीं लगी। वह सीधे विवान ओबेरॉय के पास जाने वाली थी। शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस छोटे भाई के लिए उसने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वही उसे दिल से कभी अपना मानता ही नहीं था। सचमुच कर्म का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। कुछ दिनों बाद मुझे उनके बारे में एक और खबर मिली। श्रेया राजपूत की मौत हो चुकी थी और विवान ओबेरॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बाद में पूरी सच्चाई सामने आई। असल में विवान को कभी पता ही नहीं था कि वह ओबेरॉय परिवार का असली बेटा नहीं है। मेरी सुनाई हुई रिकॉर्डिंग के बाद श्रेया के मन में आखिरी उम्मीद बाकी थी। वह खुद विवान के पास गई और उसे उसके जन्म का पूरा सच बता दिया। वह चाहती थी कि विवान उसे अपनी सगी बहन के रूप में स्वीकार कर ले, लेकिन जो हुआ उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विवान ने उसे तुरंत ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, वह पूरी तरह अपना आपा खो बैठा। घबराहट और गुस्से में उसने मेज पर रखा फल काटने वाला चाकू उठा लिया और श्रेया पर हमला कर दिया। उसी समय रिया मेहरा वहां पहुंच गई। उसने पूरी घटना अपनी आंखों से देख ली। विवान उस समय पागलों की तरह बेकाबू हो चुका था। उसने रिया पर भी हमला कर दिया। किस्मत अच्छी थी कि रिया की चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थीं, लेकिन श्रेया राजपूत का बहुत ज्यादा खून बह चुका था। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, फिर भी उसे बचाया नहीं जा सका। आखिरकार अदालत ने विवान ओबेरॉय को उम्र कैद की सजा सुना दी। जब मैंने ये खबर सुनी तो कुछ पल के लिए मैं भी स्तब्ध रह गया, लेकिन अगले ही पल मेरे मन में एक ही विचार आया। यह किसी बदकिस्मती का अंत नहीं था। ये उन तीनों के कर्मों का वही परिणाम था जो एक दिन लौटकर आना ही था। धोखे की दुनिया में सच भी अकेला रह गया। हर अपना यहां बस एक साया बन के रह गया। जिसे समझा था हमने अपना आखिरी सहारा, वही सबसे बड़ा दर्द बन के दिल में रह गया। अगर ये कहानी आपको अंदर तक महसूस हुई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी और भी इमोशनल सिनेमैटिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।